हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में कुछ आइडिया ले लिया था। हमने टाइप ऑफ वाटर पढ़े थे जिसमें ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और पौधों को उपलब्धता के अनुसार होलार्ड, इकार्ड और क्रेसार्ड हमने पानी पढ़े थे। अब हम लेंगे, देखिए, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स हैं, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए लिख रखा है ड्रॉट यानी शुष्कता। शुष्कता का मतलब पानी की कमी। पानी की कमी दो प्रकार से होती है, एक होती है फिजिकल यानी कि भौतिक शुष्कता, एक होती है फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्य की शुष्कता। फिजिकल का मतलब होता है जैसे वास्तव में किसी स्थान पर पानी नहीं है तो उसे कहते हैं फिजिकल ड्राइनेस। जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ थार का रेगिस्तान है, यहाँ पे जो शुष्कता है वो है फिजिकल ड्राइनेस। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का मतलब है कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पानी तो उपलब्ध है लेकिन किसी भी कारण से पौधे उसको ले नहीं पाते, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, कार्य की शुष्कता। तो इसके अंदर देखिए, जैसे कोई ठंडा रेगिस्तान है, बर्फ़ की रेगिस्तान है, तो पानी तो वहाँ पे है लेकिन पानी किस फॉर्म में है वहाँ पे? आइस की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में। तो वहाँ पे पौधे पानी के उस रूप को ग्रहण कर नहीं पाते हैं, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। ऐसा ही समझ लीजिए दलदल वाला स्थान है, तो दलदल वाले स्थान पर पौधे जो हैं, सामान्य पौधे जो हैं वो पानी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो दलदलीय पादप हैं उनमें कुछ स्पेशल अनुकूलन आ जाते हैं, इसलिए वो पानी ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसा कोई भी वाटर जहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे पानी तो है लेकिन किसी भी कारण से पौधे उसको ग्रहण करने में अक्षम हैं, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। सेकंड देखिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी, जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता। तो देखिए, मान लीजिए किसी स्थान पर बारिश हुई तो जैसे हमने बात की थी, ग्रेविटेशनल वाटर हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण पानी, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली बाउंडेड वाटर। तो किसी स्थान पर जब बारिश हुई तो वहाँ पे जो पानी कुछ तो बहकर चला जाएगा, कुछ जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के अंदर इतना गहराई में चला जाएगा कि जो पादपों को अवेलेबल नहीं हो। तो अब उसके अंदर गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी गहराई में जाना है वो चला गया और जो बहकर जाएगा वो चला गया। इन सब के बाद जो पानी उस मिट्टी में रह गया उसे कहते हैं उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। यदि इसकी परिभाषा लें तो गुरुत्व बल द्वारा निष्कासन के पश्चात अतिरिक्त जल की मात्रा जो मृदा में बच गई है उसे कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जाना था गहराई में वो चला गया, अब जो पानी बच गया उसे कहते हैं उसकी फील्ड कैपेसिटी। और प्रति इकाई शुष्क भार के द्वारा धारण की जाने वाली उच्चतम जल मात्रा को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज में ही डेफिनेशन है। अब देखिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग सॉइल की अलग अलग होती है। जैसे बालू रेत की बात करें यानी सैंडी सॉइल की, तो बालू रेत अपने अंदर बहुत कम पानी स्टोर करके रख पाती है, तो 5% इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अपने भार का 5% ही। जबकि बलुई दोमट मिट्टी 15 से 25% और दोमट मिट्टी 25 से 35 और चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले 45% तक वाटर पकड़ के रखती है। आप यदि ध्यान से देखें तो कहीं पे बालू है यानी कि सैंड सॉइल है, वहाँ पे यदि आप पानी डालेंगे तो पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की क्षमता बहुत कम है, तो बहुत कम पानी उसमें रहेगा, बाकी बह के चला जाएगा। और दूसरा जो लास्ट में लिखा है चिकनी मृदा यानी क्ले, जो आंधी के अंदर उड़कर आती है, एकदम फाइन सैंड जो होती है, एकदम जिसके बारीक से कण होते हैं, उसके अंदर यदि आप पानी डालो तो पानी ऊपर ही रहता है सारा। क्यों? क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पकड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा 45%। नेक्स्ट, विल्टिंग परसेंटेज और विल्टिंग कॉफिशिएंट। मृदा जल की वह प्रतिशतता जब उसमें उगे हुए पौधे की पत्तियाँ मुरझान प्रदर्शित करें, यानी कि समझ लीजिए कोई सॉइल है, उसके अंदर एक प्लांट लग रखा है, अब वहाँ पे हम पानी नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आखिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब वहाँ पे लगे हुए पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे और फिर उनमें एक समय के पश्चात परमानेंट विल्टिंग यानी कि स्थायी मुरझान आ जाएगा। स्थायी मुरझान की अवस्था में
मिट्टी में जितना पानी है वो उसका क्या कहलाता है, विल्टिंग परसेंटेज या विल्टिंग कॉफिशिएंट। मृदा जल की वह प्रतिशतता जब इसमें उगे हुए पौधे की पत्तियां प्रथम स्थायी मूलजान प्रदर्शित करें उसे क्या कहते हैं, विल्टिंग कॉफिशिएंट। तो ये आपके विल्टिंग कॉफिशिएंट, इसके बारे में डिटेल लिख रखी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ जाते हैं, पादप में जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यदि हम लोअर प्लांट से हायर प्लांट की बात करें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। थैलोफाइटा यानी एल्गी, फंजाई वगैरह, उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस जैसी होती है। तो वो एकदम सॉफ्ट प्लांट होते हैं, उनमें कुछ रूट वगैरह नहीं पाई जाती। तो उनका पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। तो थैलोफाइटा में पूरी पादप सतह है, जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास यानी राइजोइड्स पाए जाते हैं। जैसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, रिक्शिया है, मार्केंसिया है, इनके स्फैग्नम है, इनके अंदर क्या मिलते हैं, मूलाभास या राइजोइड्स। तो जल अवशोषण का कार्य वे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वास्तविक रूट्स नहीं पाई जाती हैं। फिर आता है टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के अंदर वास्तविक जड़ें पाई जाती है। तो यहाँ पे जड़ों में भी रूट हेयर यानी कि मूल रोम पाए जाते हैं, तो वो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। यदि हम रूट का डायग्राम देखें तो कोई भी यदि रूट है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे टिप पर जहाँ पे कोशिकाएं बनती है उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, विभज्योतकी क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि जहाँ पे कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे कोशिकाएं परिपक्व होती है। तो देखिए, जो लास्ट में रीजन ऑफ मैच्योरेशन है यानी परिपक्वन जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे रूट हेयर पाए जाते हैं। इन्हीं रूट हेयर यानी मूल रोमों के द्वारा क्या किया जाता है, जल अवशोषण किया जाता है। तो यदि आपको पूछे पादप की रूट के किस भाग में जल अवशोषण अधिकतम होता है, तो हम कहेंगे रूट हेयर वाला भाग, या फिर उसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन, या फिर परिपक्वन क्षेत्र। तो इस प्रकार ये रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्प्शन। नीचे जो सेकेंड डायग्राम है वो एक रूट हेयर की डिटेल स्ट्रक्चर है। रूट हेयर के ऊपर जो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वो बनी, सेल वॉल जो होती है वो 2 तरह की बनी होती है। बाहर की तरफ मिलता है पैक्टिन, अंदर की तरफ मिलता है सेल्यूलोज, 2 लेयर्स होती है। पैक्टिन जो होती है वो कॉलॉइडल नेचर की होती है, तो क्या करती है कि पानी से या सॉइल पार्टिकल से आसानी से चिपक जाती है, जबकि सेल्यूलोज अंदर की तरफ है। तो अब सॉइल से उस पैक्टिन और सेल्यूलोज की सतह से होता हुआ पानी आएगा सेल वॉल में, फिर सेल मेम्ब्रेन में, फिर इस रूट हेयर की जो कैविटी बनी हुई है उसके अंदर, फिर रूट हेयर से वो चला जाएगा किसमें, एपिडर्मिस में, यानी कि एक्चुअल बात कहें तो एपिब्लेमा में। रूट की जो स्किन होती है उसके लिए एपिब्लेमा शब्द यूज किया जाता है। तो रूट हेयर से चला जाएगा एपिब्लेमा के अंदर, और एपिब्लेमा से चला जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स से वो जाएगा एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, फिर जाइलम के अंदर। और रूट के जाइलम में जब एक बार पहुंच गया तो रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम पादप के डिफरेंट पार्ट और लीफ के जाइलम से कंटिन्यूएशन में रहता है। तो इस प्रकार पानी का पाथ क्या हुआ, दोबारा ध्यान से सुनिए, सॉयल, सॉयल से रूट हेयर से एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर रूट का जाइलम। एक बार रूट के जाइलम में पहुंच गया तो रूट का जाइलम प्लांट के नीचे से लेके ऊपर तक एक फ्लो होता है पाइप का, तो ये पहुंच जाएगा कहाँ तक, लीफ के जाइलम तक। फिर देखिए, मूल रोम का जो मैंने आपको बताया वो डिटेल लिख रखी है। मूल रोम किस पादप में कितने होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। रूट हेयर जितने ज़्यादा होते हैं उससे क्या होता है, पादप का अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, एक मैंने सीधा सीधा क्षेत्र है और एक मैंने टर्न करके बनाया है। तो टर्न करके जब आप किसी चीज़ को बनाते हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सेम वैसा ही जैसे आप जूलॉजी में पढ़ते हो, ये हमारी जो आंतें होती है उनके अंदर विलाई होती है। विलाई से क्या होता है, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पादप भी अपने जल अवशोषण के लिए रूट हेयर बनाते हैं। रूट हेयर के कारण जो अवशोषण का, पानी अवशोषण का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे सारी डिटेल लिख रखी है कि बाहर पैक्टिन की बनी है, अंदर सेल्यूलोज की। अब ये जो सारा है यहाँ पे देखिए, कोशिकाओं से जल के अणुओं का मार्ग, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ पे देखिए, वाटर जो है वो सॉइल से लेके जाइलम तक कैसे पहुँचा।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सॉइल है, उसके जस्ट पास में कौन है, रूट हेयर है। रूट हेयर जब जल अवशोषित करता है, बाहर से सॉइल से उसने जल अवशोषित किया। जल अवशोषण या तो होता है परासरण के नियमों के अनुसार या फिर होता है बिना परासरण के नियमों के अनुसार। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये एक्टिव या पैसिव दो प्रकार का हो सकता है। तो एक जनरल बात अभी कर लेते हैं कि जैसे ही सॉइल से रूट हेयर में पानी गया तो अब वहाँ पे क्या होगा, रूट हेयर की जो सेल्स थी वो फूल गई। फूल जाती है तो हमने पहले पढ़ा था, कोशिका जब फूल जाती है तो टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर यानी कि स्फीत दाब और भित्ति दाब काम करते हैं। तो जैसे ही पानी रूट हेयर में गया, टर्गर प्रेशर ने काम किया। जैसे ही टर्गर प्रेशर ने काम किया तो वहाँ पे पानी अंदर आ गया, तो पानी की मांग क्या हो गई, कम। तो मैंने आपको करवाया था डीपीडी। डीपीडी क्या हो गया उसका, कम। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या सक्शन प्रेशर, या समझने के लिए पानी की मांग, किसी भी कोशिका को पानी की कितनी मांग है। तो अब ये फूल चुकी है, पानी आ चुका है, तो इसकी पानी की मांग कम हो गई। तो रूट हेयर के जस्ट पास जो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा की सेल्स हैं उनमें पानी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी कम है तो वहाँ पे उसकी डीपीडी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, वो पानी की मांग उसकी अधिक है। तो डीपीडी के नियम के अनुसार पानी किधर से किधर जाता है, कम डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ, कम मांग से ज़्यादा मांग की तरफ। तो पानी का फ्लो अब कब कैसे होगा, पानी का फ्लो होगा अब रूट हेयर की कोशिका से एपिब्लेमा की तरफ। अब एपिब्लेमा की डीपीडी कम हो गई लेकिन कॉर्टेक्स की डीपीडी ज़्यादा हो गई, तो अब किधर जाएगा, कॉर्टेक्स की तरफ। कॉर्टेक्स से किस तरफ जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा कि ये लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता जाएगा। फिर इस प्रकार क्या होगा, अब देखिए जैसे ही रूट हेयर से एपिब्लेमा ने पानी ले लिया, तो रूट हेयर पानी कहाँ से लेगा, वापस सॉइल से। तो रूट हेयर तो सॉइल से लेता जाएगा, एपिब्लेमा रूट हेयर से लेती जाएगी, कॉर्टेक्स एपिब्लेमा से लेता जाएगा। इस प्रकार पानी का फ्लो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता रहेगा। अब जैसे ही ये कॉर्टेक्स से आएगा पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस। हमने पढ़ रखा है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जहाँ पे होगी वो पानी के लिए क्या होती है, अपारगम्य। तो रूट के अंदर जहाँ जहाँ पे जाइलम होता है उसके जस्ट सामने की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती है। तो पानी का प्रवाह एंडोडर्मिस की उन्हीं कोशिकाओं से होगा जो जाइलम के जस्ट सामने है, तो पानी का मार्ग वहीं से चलेगा। ऐसी कोशिकाएं जो पानी के लिए मार्ग बना रही है जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं। तो उन्हें इसीलिए पैसेज सेल कहा जाता है। अब वो सेल्स किसके आगे हैं, जस्ट जाइलम के आगे। तो ये एक बार जाइलम में पहुंच जाएंगे। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि एक बार जड़ के जाइलम में पहुंच गए तो ये लीफ के जाइलम तक अपने आप पहुंच जाएंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर यही होता है कि जड़ से लेके या सॉइल से पानी जड़ के जाइलम में कैसे आया। एक नेक्स्ट चैप्टर होता है एसेंट ऑफ सेप। तो जड़ के जाइलम से लीफ के जाइलम तक पानी कैसे पहुंचा उसे कहते हैं एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण। स्टूडेंट्स दोनों को मिक्स कर देते हैं, कृपया इनको मिक्स ना करें। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब पानी का अवशोषण बाहर से अंदर जड़ के जाइलम तक कैसे आया। अब जड़ के जाइलम से पूरा ऊपर तक जाएगा उसे कहते हैं रसारोहण, असेंट ऑफ सेप। दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, उसको इसमें ना सम्मिलित करें। तो ये देखिए पूरा जो मैंने आपको बताया उसका डायग्राम सहित डिटेल लिखी हुई है कि कैसे सॉइल से ये जड़ के जाइलम में जा रहा है। अब देखिए मुंच नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पानी के दो मार्ग बताए थे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। फिर और साइंटिस्ट ने दो और बता दिए। मेन तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है। एपोप्लास्ट का मतलब होता है पानी के पहुंचने का वह मार्ग जो किससे निकल रहा है, डेड पार्ट से। जैसे मान लीजिए कोशिका भित्ति से निकल रहा है पानी तो उसे कहते हैं एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट यानी कि पानी का चलने का वह मार्ग जो जीवित भागों से, लिविंग मटेरियल से बना हुआ है, जैसे जो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो साइटोप्लाज्म से बना हुआ है, उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट। अधिकांश जो पानी का मूवमेंट होता है वो एपोप्लास्ट यानी कि नॉन लिविंग के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट नॉन लिविंग है यानी सेल वॉल है, तो सेल वॉल हमें पता है किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती है, तो वहाँ पे जो बाधा या ऑब्स्ट्रैकल जो है वो जीरो है।
जबकि सिम्प्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, साइटोप्लाज्म आता है, ये क्या करते हैं, खुद बैरियर का काम करते हैं। तो एपोप्लास्ट कंपेरेटिवली इजी है, सिम्प्लास्ट कंपेरेटिवली इजी नहीं है। तो अधिकांश तो जो पानी का मूवमेंट होता है वो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। वैक्यूलर पाथवे जो पानी का मूवमेंट वैक्यूल के द्वारा होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ पानी जाता है। तो देखिए इसमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर, ट्रांस मेम्ब्रेन के डायग्राम सहित डिटेल दे रखी है जो मैंने अभी आपको समझाई। नेक्स्ट, जल अवशोषण की विधि। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि वाटर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जाता है डीपीडी, टीपी, ओपी से और क्या इसका पैसेज है। लेकिन इसका मेथड दो प्रकार से है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव यानी कि निष्क्रिय। निष्क्रिय अवशोषण का मतलब ऐसा अवशोषण जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं लग रही है। निष्क्रिय अवशोषण में जो मुख्य रोल होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन से जितना पानी की हानि होती है उतना ही क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ खिंचता जाता है। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में मेन रोल किसका है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन का। तो पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण में जड़ें जो होती है उसका कोई मेन रोल ही नहीं होता, बस वो एक आप भी समझ लो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक सरफेस का कार्य कर रही है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में रूट्स का रोल वाटर एब्जॉर्प्शन में सेकेंडरी होता है, उसमें कोई मेन रोल नहीं होता। जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें रूट का रोल जो होता है वो मेन रोल होता है। वहाँ एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी की खर्च, एनर्जी खर्च करके जल अवशोषण हो रहा है। जबकि पैसिव में किसी प्रकार की ऊर्जा का यूज नहीं होता। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, पैसिव एक्टिव, ऊर्जा नहीं लगती है, एक्टिव में ऊर्जा लगती है। पैसिव में मेन रोल किसका होता है, ट्रांसपीरेशन या हम कह सकते हैं प्ररोह भाग का, जो जमीन से बाहर है। जबकि यहाँ पे पैसिव में जड़ें क्या करती है, सेकेंडरी रोल प्ले करती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जड़ें जो हैं वो मेन रोल निभाती हैं। अब हम ले लेते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो मेन एब्जॉर्प्शन इसी के द्वारा होता है। 98% जो है एब्जॉर्प्शन वो इसी के द्वारा होता है। इसमें देखिए एक जैसे ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है, हमें पता है पत्तियों में जो रंध्र यानी कि जो स्टोमेटा है उनके द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। तो समझ लीजिए जैसे ही ट्रांसपीरेशन हुआ, पानी निकला बाहर, तो रंध्र के जस्ट पास में कौन होती है, द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स। वो गार्ड सेल्स का पानी कम हो गया यानी उसकी डीपीडी यानी पानी की मांग क्या हो गई, ज़्यादा। गार्ड सेल जस्ट किसके पास होती है, पौधों की जो पत्ती की जो कोशिकाएं हैं जिसे हम कहते हैं लीफ मीजोफिल सेल्स, उनके पास होती है। तो वो लीफ मीजोफिल सेल्स से पानी लेंगी। तो अब लीफ मीजोफिल सेल्स की डीपीडी क्या हो गई, ज़्यादा। तो लीफ मीजोफिल सेल्स क्या करेंगी कि जो पत्तियों का जाइलम है उससे पानी लेंगे। तो पत्तियों का जाइलम जो है वहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो वो स्टेम के जाइलम से पानी खींचेगा। स्टेम के जाइलम से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो कहाँ से पानी लेगा, जड़ों के जाइलम से। जड़ों के जाइलम से जब पानी निकलेगा तो वो पानी कहाँ से ले रहा था, अभी अपन ने बात की थी कि पैसेज सेल से, मार्ग कोशिकाएं, एंडोडर्मिस। फिर वो कहाँ से ले रहे थे, पेरिसाइकल से। पेरिसाइकल किससे ले रही थी, कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स किससे ले रहा था, एपिब्लेमा की सेल से। एपिब्लेमा किससे ले रही थी, रूट हेयर से। रूट हेयर किससे ले रहा था, सॉइल से। तो देखिए कहाँ से कहाँ चैन चली, वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा था रंध्रों से, उस रंध्र यानी स्टोमेटा से लेके लीफ के जाइलम से, स्टेम के जाइलम से, जड़ के जाइलम से, जड़ की पेरिफेरी में रूट हेयर तक एक पूरा का पूरा टेंशन यानी एक तनाव या एक अपन कह सकते हैं कि एक कॉलम बन गया है जिसमें पानी खिंच रहा है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो यहाँ पे पानी जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जित होता रहेगा वैसे वैसे खिंचता रहेगा मिट्टी से। तो यहाँ पे देखिए मेन रोल किसका आ गया, मेन रोल वाष्पोत्सर्जन का, या मेन रोल किसका आ गया, प्ररोह का। यहाँ पे जड़ का कोई काम ही नहीं है, जड़ किसी काम नहीं आ रही, केवल एक बस वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक सरफेस का काम कर रही है। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन जाइलम सेप, जो मैंने आपको भी समझाया पैसिव एब्जॉर्प्शन की कैसे होता है। ये सारा डीपीटी के नियम के अनुसार ही होता है। फिर देखिए इसके पैसिव एब्जॉर्प्शन के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं। तो सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि ट्रांसपीरेशन की रेट वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट की प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जितना कम ट्रांसपीरेशन उतना कम एब्जॉर्प्शन। दूसरा देखिए
कई बार साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि बिना रूट के ही वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट का रोल नहीं है, बिना रूट के भी वाटर एब्जॉर्प्शन संभव है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन के समय जाइलम रस में ऋणात्मक तनाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि कई बार जैसे समझ लीजिए कहीं पे एक ट्रांसपिरेशन हो रहा है, हमने अचानक से उस स्टेम को काट दिया तो पानी एकदम से बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या था कि पानी का एक पाइप बना हुआ था, किसी पाइप में पानी चल रहा है फ्लो से, हमने उस पानी को काट दिया तो एक बार सिर्फ हमारा सा छूट जाता है, वो सेम कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये शो होता है कि वास्तव में पानी का कॉलम बना हुआ है। तो ये हुए पैसिव एब्जॉर्प्शन के पक्ष में प्रमाण। फिर है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे कहीं रूट जो है वो मेन रोल निभा रही है, रूट में या तो रूट प्रेशर बन रहा है या फिर जड़ों के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करके और जल अवशोषण किया जा रहा है, उसे कहते हैं सक्रिय जल अवशोषण, जिसमें जड़ों का मेन रोल है। जल अवशोषण का सक्रिय प्रोसेस दो प्रकार से होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा और बिना ऑस्मोसिस के। तो पहला ले लेते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा। यानी कि जब पानी का प्रवाह जो है वो ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार हो रहा है। इसके अंदर देखिए, जब विधि के द्वारा, इस विधि में जल का अवशोषण मेन जो है वो सॉइल वाटर और कोशिका का जो रूट की जो सेल है उन दोनों के अंदर ऑस्मोटिक डिफरेंस के कारण होता है। जो इसमें सीधे सीधे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं लगती है, बस ऑस्मोसिस के कारण होता है। मृदा जल का परासरणी दाब यानी कि जो सॉइल है, सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है जबकि सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी प्रकार सॉइल की डीपीडी जो है वो कम है जबकि सेल है रूट की, उसकी डीपीडी ज़्यादा है। तो डीपीडी या ओपी के नियम के अनुसार पानी कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो सॉइल से किधर आ जाएगा, रूट हेयर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही रूट हेयर के अंदर आ गया तो रूट हेयर के अंदर यानी कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं उनका डीपीडी और ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो डीपीडी ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, पानी को बाहर से अंदर की तरफ खींच लेंगे। इस प्रकार ये चैनल चलता जाएगा ऑस्मोसिस के नियमों के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए, जो बाहर की तरफ कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन आसानी से मिलती है, तो वहाँ पे जो लवणों को काम में लेने की या रेस्पिरेशन की क्षमता ज़्यादा होती है। रेस्पिरेशन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि अंदर की तरफ जो सेल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती, तो रेस्पिरेशन कम तो एनर्जी भी कम होती है। तो इस प्रकार से अंदर की तरफ लवण क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। जब अंदर की तरफ लवण ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा या डीपीडी ज़्यादा, तो पानी का प्रवाह बाहर से अंदर की तरफ हो जाता है। दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पे ऑस्मोसिस के बिना ही या ऑस्मोसिस के नियमों के अगेंस्ट में, जैसा हम पढ़ते हैं सामान्य पानी का प्रवाह किधर होता है, कम से ज़्यादा ओपी की तरफ या कम से ज़्यादा डीपीडी की तरफ। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि डीपीडी या ओपी के नियमों के अगेंस्ट भी पादप जो है वो पानी का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने अंदर उपस्थित जो मेटाबॉलिक एनर्जी यानी एटीपी वगैरह है उनका यूज़ करना पड़ता है। सीधे सीधे ऊर्जा लगाकर ही वो क्या करते हैं, प्रवणता के अपोजिट पानी का प्रवाह करते हैं। अब देखिए, नॉन ऑस्मोटिक के पक्ष में भी प्रमाण है। नॉन एरिएटेड सॉइल में पौधों की मूलें मुरझा जाती है, जैसे कि बाढ़ग्रस्त या जलाक्रांत मृदाओं में। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है, इसका मतलब वहाँ पे तो पानी पानी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी होने के बावजूद भी पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ऑस्मोसिस का नियम लागू ही नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे और भी उदाहरण दे रखे हैं जो कि सक्रिय अवशोषण के पक्ष में प्रमाण है। यानी कि यदि हम आपसे कहें कि जैसे नॉन ऑस्मोटिक या फिर जो अपरासरणी प्रक्रम है उसका हमने डाल दिया किसी, जैसे आप समझ लीजिए साइनाइड डाल दिया, या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो रेस्पिरेशन को रोक देते हैं। रेस्पिरेशन नहीं बना मतलब क्या नहीं बना, एटीपी या ऊर्जा नहीं बनी। तो रेस्पिरेशन या एटीपी ऊर्जा नहीं बनी, अब हमने उसे पानी दे दिया, तो यदि सामान्य नियम होते तो पानी का एब्जॉर्प्शन तो हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ऊर्जा नहीं है।
तो ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि पानी के अवशोषण के लिए आपको इस केस में एनर्जी की आवश्यकता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस के नियम नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। तो ये हुआ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप ऑफ वाटर दो प्रकार से, एक तो सॉइल में कैसे हैं, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली बाउंडेड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ये दूसरा हमने पढ़ा पौधों को उपलब्धता के अनुसार होलार्ड, इकार्ड, क्रिसार्ड। फिर हमने पढ़ा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फिजिकल ड्राइनेस, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, विल्टिंग कोफिशिएंट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि रूट हेयर एज ए एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। फिर हमने पढ़ा इसकी नॉर्मल पैसेज वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या मार्ग है। एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, जल अवशोषण और रसारोहण दो अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद में है इसका प्रोसीजर। तो दो प्रकार से हुआ था, सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण में मेन रोल होता है प्ररोह का, और जड़ें केवल सेकेंडरी का कार्य करती है। और जो सक्रिय अवशोषण है वो दो प्रकार का है, परासरण के नियमों के अनुसार, परासरण के नियमों के अगेंस्ट। सक्रिय अवशोषण का मतलब जिसमें जड़ें सीधा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस प्रकार फिर दोनों के पक्ष में प्रमाण। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। थैंक यू।